हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आप सभी को ज्ञात होगा कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर PYQ की सीरीज स्टार्ट की गई थी ज्योग्राफी विषय की। 2 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि अभी तक आपने प्रीवियस 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पर आधारित वीडियोस थे। यहां से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो रही है, अर्थात भू आकृति विज्ञान को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, इसलिए वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज स्टार्ट होगी, तो तमाम प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं, इनको एक क्रमबद्ध तरीके से आप कवर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कारण ये है कि यूपीएससी की जर्नी में PYQ की अपनी एक महत्ता रहती है, अर्थात जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, जितना इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं, खासकर प्री एग्जाम में। और मेंस जब आप देने के लिए जाएं तो वहां पर मेंस के PYQ अलग से हम डिस्कस करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के ये तीसरा वीडियो, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी पर आधारित है। उससे पूर्व आपके लिए एक सूचना भाई कि ये जितने भी वीडियोस मैं करा रहा हूं, इनकी ये PDF है। यदि PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह है QR कोड, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनसे आप कनेक्ट होकर जो आगामी अपडेट है उनसे भी अवगत हो सकते हैं, और साथ में ऐसी समस्त प्रकार की जानकारी जो कि आपके लिए आवश्यक होती है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये कथन कौन से हैं? 2024 में एक क्वेश्चन आया था। यदि आपने 2024 का यूपीएससी का प्री का पेपर उठाकर देखा होगा तो अवश्य आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा भी है। तो भाई अपक्षय क्या होता है? 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के कारण ही ये चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है, और ये चट्टानें कायांतरित और कया कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। पश्चात इसके ये अवसादी चट्टानों में भी परिवर्तित होती हैं। भारत में टोटल नंबर ऑफ आपको 9 प्रकार की चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें मुख्यतः शामिल कौन सी की जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, कार्बोनिफेरस युगीन चट्टानें, जो कि भारत में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, लगभग 1% के समथिंग ये देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ फिर आती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, हिमालयन चट्टानें, जिनको हम तृतीय क्रम की चट्टानों का नाम देते हैं, और साथ ही साथ उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की चट्टानें। इन समस्त चट्टानों का जब आप वैश्विक अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि इनमें से कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिनको मूल चट्टानों की कैटेगरी में रखा गया है, और कुछ चट्टानें ऐसी हैं जिनको रूपांतरित की कैटेगरी में रखा गया है, और उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग में पाई जाने वाली चट्टानें मूलतः अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अर्थात यहां पर जब आप चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, तो वहां पर इसका बहुत ही माइन्यूट लेवल पर अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर उसी के बारे में बात की गई है कि भाई चट्टानों के जिस अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं, क्या उनमें से एक कारण वर्षा है? तो जी हां, बिल्कुल इनमें से एक कारण वर्षा निकल कर आता है। और वर्षा के द्वारा किस प्रकार से इस चट्टान का अपक्षयन होता है? तो देखिए, वर्षा जल के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है। बिल्कुल सही है कि इस कथन में कारण बताया गया है कि भाई इन चट्टानों का अपक्षयन कैसे होगा। तो वर्षा जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड विलयन के रूप में घुलित है, उसके द्वारा इसका अपक्षयन होगा। साथ में वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान रहती है। सीधी सी बात है भाई कि यदि मान लीजिए कोई चूना पत्थर की चट्टान है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चट्टान है, इसके ऊपर से पानी जब गुजरेगा तो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है, H2O इसका फुल फॉर्मूला होता है, पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है ये इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कुछ ना कुछ पदार्थ बनाएगी, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड का नाम दे सकते हैं। तो ये जो अन्य पदार्थ बनेंगे ये अपर्दन क्रिया कर रहे हैं, अपक्षयन क्रिया कर रहे हैं, यानी कि यहां पर एक होने वाली जो प्रोसेस है इसको रासायनिक अभिक्रिया का हम नाम दे रहे हैं। तो ये जो कथन 2 और 3 है, ये कथन 2 और 3 एक प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कथन 1 की, कि भाई वर्षा अपक्षयन का कारण है, परंतु वर्षा किस प्रकार से अपक्षयन का कारण है, ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि भाई यहां पूछा गया है कि कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ध्यान से पढ़ना कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों एक की व्याख्या करते हैं। हमको मालूम चल गया है कि ऐसा ही है, मैंने जैसा ऊपर बताया ये कथन सही है हमारा, परंतु नीचे की भी पढ़ लेते हैं। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन
उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या कर रहा है। क्या केवल 2 और 3 इनमें से कोई एक कर रहा है क्या? नहीं, दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। भाई तीनों ही कथन सही हैं और ये दोनों कथन इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ना तो कथन 2 सही है और ना ही कथन 3 सही है। चलो भाई देख लेते हैं एक बार कि ये दोनों ही सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करिए। अब विचार क्या करना है, ये विचार लास्ट लाइन में दिया हुआ है, यानी कि विचार क्या करना है पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ लो कि उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। ये एक्चुअली एक ज्वालामुखी का प्रकार होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो या फिर इसको कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है ना, जब इसमें उद्गार की प्रोसेस घटित होती है तो उद्गार के दौरान इसमें से विभिन्न प्रकार की राख निकलती है, विभिन्न प्रकार की धूल निकलती है, गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कुछ मात्रा में यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, अन्य प्रकार की विषैली गैसें भी निकलती हैं। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार में कई प्रकार के पायरोक्लास्ट भी निकलते हैं जिनमें विखंडित पदार्थ भी मौजूद होते हैं और कई प्रकार की गैसें, धूल, राख के कण भी उद्गमित होते हैं। और गैसों में कई यौगिक भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक, ये भी निकलते हैं। पूछा गया है कि कौन कौन से पदार्थ यहां से उद्गार लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्वाल खंडाश्मी, यानी कि इसका मतलब डायरेक्ट होता है भाई पायरोक्लास्ट, अवसाद, है ना, क्या ये निकलते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। धूल और राख तो निकलती है, कंपलसरी है। नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक ये भी निकलते हैं। और भी कई प्रकार की चीजें निकलती हैं, परंतु इसी क्वेश्चन पर यदि हम आधारित रहते हैं तो इसमें से सभी 4 इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, जहां पर आपने ज्वालामुखी पढ़ा होगा वहां पर ये सभी बातें एड ऑन की होंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भूकंप लेखी यानी कि जो सिस्मोग्राफ होता है में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित होती हैं। तो भाई यहां पर आप देख लेना कि जब भी भूकंप आता है तो इससे 2 प्रकार की वेव्स निकलती हैं, दैट इज पहला है पी वेव और दूसरा आता है एस वेव। पी वेव को नाम दिया जाता है प्राइमरी वेव या फिर प्राथमिक तरंगे, और एस वेव को नाम दिया जाता है बच्चे सेकेंडरी वेव या फिर द्वितीय तरंगे। अब इनका रोल क्या होता है भाई? ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही तरंगे निकलती हैं, एक और तरंग है जिसको एल वेव नाम दिया जाता है, यानी कि इसको यदि हम अच्छी भाषा में बोलें तो इसका फुल फॉर्म होता है लव वेव। एडवर्ड लव ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम एल वेव रखा गया। तो सबसे पहले ओरिजिन होने वाली जो वेव है असल में ये आती है प्राइमरी वेव। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एस तरंगों से पूर्व ये पी वेव अभिलिखित होगी, यानी कि इसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, आगे पीछे की ओर, यानी कि ये ऊपर की ओर बढ़ती है और आगे पीछे की ओर कुछ इस प्रकार से ये मूवमेंट करती है। जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे की ओर कंपन करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कुछ इस प्रकार से ये कंपन कर रहे हैं। मतलब कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें से सही माने जाएंगे। तो याद रखना 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें राइट है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण के कारण होती है? भाई देखिए 4.3 बिलियन ईयर पहले जो हमारी पृथ्वी थी ये एक जलता हुआ आग का गोला थी। आग के गोले से जो सर्वप्रथम चट्टानों का निर्माण हुआ दैट इज कॉल्ड लावा रॉक या फिर लावा चट्टाने। अब ये लावा चट्टाने भी 2 प्रकार की होती हैं, एक जो पृथ्वी सतह के भीतर मिलती हैं और एक जो पृथ्वी सतह के बाहर मिलती हैं। ऐसी चट्टाने जो पृथ्वी सतह से बाहर मिलती हैं इनको नाम दिया जाता है बेसाल्टिक चट्टान, और ऐसी चट्टाने जो कि पृथ्वी सतह से भीतर मिलती हैं इनको कहा जाता है आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान भी कई प्रकार की होती हैं, यानी कि यदि ये कम गहराई पर पाई जा रही हैं तो ये होंगी ग्रेनाइट में, यदि ये ज्यादा गहराई में पाई जा रही हैं तो ये होंगी गैब्रो में, है ना। यानी कि गहराई बढ़ने के साथ साथ इन चट्टानों के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। आग्नेय चट्टाने भी कई प्रकार की होती हैं, यहां पर बेसाल्टिक चट्टाने भी कई प्रकार की होती हैं, परंतु इतनी बात याद रखिएगा आप कि ये दोनों ही लावा के द्वारा निर्मित चट्टाने हैं, अर्थात इनको लावा रॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो लावा रॉक है असल में इनका जब अपरदन और अपक्षयन होता है तो बनने वाली जो मृदा होती है इसको नाम दिया जाता है काली मृदा या फिर दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल, है ना। ये जो ब्लैक सॉइल होती है अब ये किससे बनती है, यानी कि किसके अपक्षयन से बनती है ये पूछा गया है। यानी कि अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, भूरी वन मृदा, विदरी ज्वालामुखीय चट्टान या फिर फिशर, ग्रेनाइट और शिस्ट, शैल और चूना चट्टान। कौन सा ऑप्शन सही है? आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अभी आपने बोला था ग्रेनाइट का नाम लिया था, ग्रेनाइट और शिस्ट इज द राइट आंसर।
ये आपके मन में आ रहा होगा, परंतु मैंने ये नाम किस लिए लिया था? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान कहाँ मिल रही थी? भूमि के भीतर। और जब भूमि के भीतर मिल रही है तो अपर्दन यदि वहां पर हुआ है तो वहां पर काली मृदा बनेगी ना, और बन भी कैसे सकती है? अपर्दन के लिए आवश्यक है कि ऊपर हवा का बहाव हो, यानी कि पवने हो, जल हो, अन्य बाह्य कारक हो, वायुमंडलीय कारक हो। ये वायुमंडलीय कारक तो सतह के पास नजर आएंगे, तो सतह के पास कौन सी है? ये ज्वालामुखी चट्टान। अब यदि हमको ये मालूम नहीं भी है कि विद्री या फिशर का मतलब क्या होता है, तो वन मृदा तो खुद ही एक प्रकार की मृदा है भाई, है ना। यहां पर ज्वालामुखी चट्टान आ गया है कि ग्रेनाइट और शिस्ट, हमको मालूम है कि ये जमीन के भीतर मिलती है, और ये शैल और चूना पत्थर से तो ये बन नहीं सकती, यह अवसादी चट्टान है। और चूना पत्थर को तो आप जानते ही हैं कि पानी के संपर्क में आने पर यह रासायनिक क्रिया करता है। तो यहां पर ज्वालामुखी चट्टान इज द राइट आंसर। यदि लावा चट्टान भी इसकी जगह लिखा होता, बेसाल्टिक चट्टाने भी इसकी जगह लिखा होता, तो वो भी आंसर हमारा सही होता। अच्छा, एक और बात कि यहां पर ये जो मैंने मैप लगाया हुआ है, ये भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वितरण है, या फिर यूं कहा जाए कि कहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि लाइक जो येलो वाला स्थान दिख रहा है, ये एरिड सॉइल का है, यानी कि ये मरुस्थलीय मृदा का है। जो डार्क ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल वाला क्षेत्र है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जहां पर मैंने बनाया है केवल और केवल उसी एरिया में ये माउंटेन सॉइल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर अन्य पर्वत भी विद्यमान है, वहां पर भी ये माउंटेन सॉइल विद्यमान हो। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई यदि आप 2026 या 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप सभी के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये P2I बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। ये टारगेटेड बैच है, यानी कि 2026 के स्टूडेंट के लिए अलग बैचेस हैं और 2027 के स्टूडेंट के लिए अलग बैचेस हैं। इनमें सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है 1-to-1 मेंटरशिप। 1-to-1 मेंटरशिप मतलब कि जितने भी प्रकार के आपके डाउट्स रहेंगे, यदि मान लीजिए आपको अपना टाइम टेबल बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, या फिर पूरी यूपीएससी की जर्नी में जो भी आपका टारगेटेड ईयर है उस समय तक किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आप सामना करते हैं, तो आपको ये 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। बट कब? तो जब आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे। इस कोड का यूज करने पर यह सुविधा तो आपको एडिशनल मिलेगी ही, साथ ही साथ जो NCERT प्रोग्राम्स हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं। यानी कि जो बेस होता है पूरी यूपीएससी की जर्नी का, इसको NCERT कहा जाता है। ये NCERT का प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विथ AKB लाइव कोड। इन बैचेस का पार्ट बनने पर आपको और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल होंगी, जैसे कि भाई 18 बुक्स का जो सेट है ये आपके यहाँ होम डिलीवर किया जाएगा। कारण क्या है कि हम अक्सर भटकते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी तो हम कर रहे हैं, कौन सी बुकलेट हम यूज कर लें, बुक की हमको आप पूरी सूची बता दो, हम वो बुक प्रेफर कर लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ मिलकर, कंटेंट राइटर्स के साथ मिलकर ये बुक्स बनाई गई हैं, तो आप इन बुक्स का भी फायदा उठा सकते हैं विथ AKB लाइव कोड। 15 जनवरी इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है, अभी कुछ प्रारंभ नहीं हुआ है। ये बैचेस बिल्कुल फ्रेश बैच हैं। तो यदि आपको इन बैचेस का पार्ट बनना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यानी कि 2026 के लिए वहां पर अलग बैचेस हैं, 2027 के लिए अलग बैचेस हैं। वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और यूज कोड का ऑप्शन आएगा। कई कोड रहेंगे, परंतु आपको ये पुट करने पर ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अर्थात 2026 के लिए ये 28,999 और 27 के अभ्यर्थियों के लिए ये 34,999 रुपए के बैचेस पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में गौर खनिज प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब एक एक करके हम विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MMDR अर्थात इसको कहा जाता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब ये क्या है भाई? तो भारत में जितने भी प्रकार के खनिज हैं, कितने भी प्रकार की खदानें हैं, यदि खनिज भारत में विद्यमान है तो भाई हर व्यक्ति जाए और खदानों से खनिज निकाल ले और उसको मार्केट में सप्लाई कर दे। यहां पर कौन आके क्या बोल सकता है? मैं भारतीय हूं, मेरा हर एक भूमि पर यानी कि भारत के हर एक हिस्से पर समान अधिकार है। आर्टिकल मेरे को समानता का अधिकार देते भी हैं, भारतीय संविधान देता है। तो क्यों ना मैं अलग अलग एरिया में जाऊं, अरावली में जो खनिज मिल रहे हैं वहां पर जाके उन खनिजों को निकालूं और उनको मार्केट में बेच दूं। मेरी पैसों की समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। क्या जरूरत है मुझे यहां पर टीचिंग करने की? आवश्यक ये होता है कि भाई उस खनिज के प्रबंधन के लिए भारत में कोई ना कोई कानून हो। जब भारत में ऐसा कोई कानून होगा तो ये भारत के एक्चुअल में संसाधन है, ये रिसोर्सेस हैं, इनके द्वारा भारत देश को समृद्ध बनाने का कार्य किया जा सकता है। तो इनके मेंटेन के लिए, यानी कि ऐसा ना होने पाए जैसा मैंने अभी बोला, इनका रखरखाव करने के लिए
एक रेगुलेशन बना है या फिर यूं कहा जाए कि एक अधिनियम बनाया गया है, इसको कहा जाता है MMDR यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक, इसके अनुसार क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक एक करके पढ़िएगा कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौर खनिज है। दो प्रकार के खनिज इसमें बताए गए हैं, एक होते हैं प्रमुख खनिज और बच्चे एक होते हैं गौर खनिज। तो ये जो रेत है एक्चुअली ये गौर खनिजों में शामिल की गई है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की इसमें धाराएं हैं, उन धाराओं के अकॉर्डिंगली यहां पर प्रमुख खनिजों को बताया गया है। कुछ नियमावली हैं कि भाई किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उस पर राज्य सरकार का अधिकार है या फिर केंद्र सरकार का अधिकार है। यदि मान लीजिए छोटा नागपुर पठार में किसी भी प्रकार का खनिज मिल रहा है, इसको निकालना है या फिर इसका व्यापार करना है, तो इसके लिए कौन परमिशन देगा, ये विभिन्न प्रकार की धाराओं में दिया हुआ है। जैसे कि लाइक यदि एक धारा मैं आपको बताऊं, धारा 3E, इसमें बताया गया है कि ये जो खाने हैं और ये खनिज हैं इनमें पाई जाने वाली, यानी कि ये 3E, धारा 3E में बताया गया है कि ये जो रेत है ये एक प्रकार के गौर खनिजों की कैटेगरी में आती है। जो गौर खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति है ये राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौर खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के लिए शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। दैट इज रॉन्ग। आगे आते हैं तो गौर खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास निहित है। जी बिल्कुल, ये जो अधिनियम की धारा 23C है, अधिनियम की धारा 23, कौन से अधिनियम, MMDR अधिनियम की धारा 23C के अनुसार यह शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है। पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 इज द राइट आंसर। सेकंड गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं होमवर्क बीच में इसलिए दे देता हूं क्योंकि ये जो क्लास एंड होगी तो एंड होते तक आप लोग आधे से ज्यादा लोग गायब हो चुके होंगे, तो मैंने बीच में ये होमवर्क दिया है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, परंतु आप मुझे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। एक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और एक आता है हिमानी चक्र, जिसको हम आइस एज का नाम देते हैं, यानी कि जो हिमयुग और अंतरा हिमयुग की साइकिल होती है, इसके बारे में यहां पर पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा आप मुझे। निम्नलिखित पर विचार करिए। ये नीचे नहीं बन पाया तो मैंने साइड में कर दिया। क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, प्लेट संचलन, पृथ्वी का परिक्रमण। और पूछा क्या गया है, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन। तो ये सभी चीजें भाई गतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। डिस्क्राइब करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ये जान लें भाई कि ये सभी चीजें पृथ्वी पर गतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी है 1 2 3 4, 1 3 5 6, 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 5 6। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करें। और पूछा क्या गया है, तो भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। सस्यावर्तन यानी कि फसलों का हेरफेर, कि भाई एक टाइम पर आप एक स्थान पर एक फसल लगा रहे हैं, लाइका यहां पर आपने लगा लिया, एक्स नामक एक स्थान था, यहां आपने गेहूं की फसल लगा ली, और वाई नामक स्थान पर आपने उसी मौसम में गेहूं के समकक्ष उगाई जाने वाली कोई ए फसल लगा ली। अब अगले चरण में आप ये करें कि इन फसलों को आप आपस में चेंज कर दें। ठीक है, ये अपनाया जाता है, बिल्कुल होता है। यानी आप अपने गांव वगैरह में देखना, अपने आसपास देखना, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल आपको दिख जाएगा, यानी कि बहुत प्रचलित उदाहरण माना जाता है। बालू की बाढ़, बिल्कुल ये है। वेदिका निर्माण, टेरेसिंग जिसको कहा जाता है। वायुरोध, बिल्कुल होता है इसमें। यानी कि मृदा संरक्षण के लिए भाई हम सभी विधियां अपनाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में ये पढ़ते हैं, ये आपके इकोनॉमी का भी पार्ट है, अर्थात जीएस पेपर 3 का भी ये पार्ट है और जीएस पेपर 1 का भी ये पार्ट है। सर आप तो प्री का करा रहे हो। अरे भाई मैं एग्रीकल्चर का बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में कहां कहां पर है। तो ये इकोनॉमी में भी आता है जीएस पेपर 3 में, जो कि यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक है, और ये जीएस पेपर 1 में भी आता है ज्योग्राफी, जो कि मेरा ही सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है, तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर कौन से कथन सही हैं। देखिएगा, अधिकांश मैग्मा द्रव, ठोस और गैस के संयोजन होते हैं। बिल्कुल सही है भाई,
कि मैग्मा में अब संयोजन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्मा यदि ज्वालामुखी से निकलेगा तो ठोस रूप में निकलेगा। मैग्मा द्रव, ठोस और गैस के संयोजन होते हैं। इसका मतलब है कि भाई ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ उद्गारित होते हैं इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो भाई यदि मैग्मा है तो मैग्मा का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी चीज अपनी वास्तविक अवस्था में यहां पर विद्यमान नहीं रह सकती। अर्थात यदि ठोस पदार्थ था, कोई लोहा था, लॉयस था या फिर एल्यूमिनियम था, ये तो मैग्मा के संपर्क में आने पर घुल जाएगा ना। तो जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलेगा तो ये बाहर निकलकर लावा कहलाएगा, और ये लावा जब जमीन पर फैलेगा तो बताइए यदि लावा में लॉयस का, आयरन ओर का परसेंटेज ज्यादा था तो इस लावा रॉक यानी कि जो लावा चट्टान बनेगी इसमें भी तो आयरन ओर स्वतः ही पाया जाएगा ना। तो यहां पर वो बात हो रही है कि भाई द्रव भी होता है इसमें जलवाष्प के रूप में भाई, और साथ में ठोस पदार्थ भी होते हैं और गैसें भी होती हैं। और इसीलिए जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि भाई यहां पर कितने प्रकार की गैसें उद्गर्लित होती हैं या फिर उद्गार लेती हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, एक बार देख लिया। हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला, इसीलिए तो हमने इसको सही माना था। ठीक है, चलिए आते हैं भाई। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, अधिकांश मैग्मा द्रव, ठोस और गैस के संयोजन होते हैं, बिल्कुल सही है। जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं, बिल्कुल सही है। बेसाल्टिक लावा सिलिका युक्त मैग्मा से अधिक गर्म होता है, बिल्कुल सही है। बेसाल्टिक लावा जितना ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा, अब बेसाल्टिक लावा क्या ही है भाई, चट्टान, ये जो लावा है ये भी कई प्रकार का होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, सिलिका की मात्रा पर यह डिपेंडेंसी होती है। तलछटी चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में जमने वाले मैग्मा को डाइक कहते हैं। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि डाइक आपको लंबवत देखने के लिए मिलता है, ये क्षैतिज नहीं है, ये लंबवत होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होता है। 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। भूकंपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भूकंप के बारे में बोल रहा है, मतलब कि हमने भूकंप को पढ़ा है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। भूकंप की तीव्रता मरकरी स्केल पर मापी जाती है, ये कथन तो सही है। अभी जो मरकरी थे एक्चुअल में एक भूवैज्ञानी थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, इतालवी से ये संबंध रखते थे। इतालवी भूवैज्ञानी थे जिन्होंने इस स्केल को बनाया था। याद रखिएगा कि 1 से 12 तक इसमें अंक अंकित होते हैं और हर अंक के साथ तीव्रता बढ़ती है। भूकंप का परिमाण उत्सर्जित ऊर्जा की माप है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं रिक्टर पैमाना भाई, रिक्टर पैमाना, जिसमें 1 से 10 तक अंक अंकित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंक के साथ तीव्रता लगभग 10 गुनी बढ़ती है। भूकंप परिमाण भूकंपीय तरंगों के आयाम के प्रत्यक्ष मापन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाने में प्रत्येक पूर्ण संख्या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में क्या लिखा है? रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्ण संख्या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में 100 गुना वृद्धि करती है। अभी मैंने एक बात बोली थी, प्रत्येक अंक के साथ जो ऊर्जा है वो 10 गुना तक बढ़ती है। मतलब कि ये लिखे हुए हैं 1, 2, जस्ट अ सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। यदि मान लीजिए भूकंप का जो परिमाण है वो 3 आया है, और 3 का मतलब यहां पर जो गति बताई गई है ये 10 बताई गई है। ठीक है, अब 3 से 4 में जाएंगे तो कितनी बढ़ेगी? ये 100 हो जाएगी। 4 से 5 में जाओगे ये 1000 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हर अंक के साथ 10 गुना परिमाण में वृद्धि हो रही है। क्या बोला गया है इसमें? प्रत्येक पूर्ण संख्या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में 100 गुना की वृद्धि करती है। 100 गुना कब होगा? जब आप 3 से 5 में जाएंगे, जब ये 100 गुना होगा। ठीक है, 3 से 5 में जाएंगे तो 1000 हुआ, तो ये 1000 10 का क्या है? 100 गुना। यहां पर 100 गुना डायरेक्ट बोल दिया है, यानी कि 2 अंकों के, 2 पूर्ण संख्याओं के उसमें, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आई थिंक आप समझे होंगे। यदि यहां पर बोलता प्रत्येक पूर्ण संख्या की जगह 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में, ठीक है, तो ये सही हो जाता। यहां पर इसको काटकर हमको 10 गुना करना होगा, तो ये चौथा हमारा गलत है। क्या पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं? तो 1, 2 और 3 कथन इसमें सही माने जाएंगे। तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम द्वारा बनती हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि जल तथा उससे संबंधित अन्य क्रियाओं के कारण ये चट्टानें बनती हैं। ठीक है, वर्षा हुई, वर्षा किसी स्थान पर, यानी कि जो वर्षा का पानी है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जमीन पर गिरा,
जमीन पर गिरने के पश्चात ये गायब हो गया। भाई जमीन पर गिरा है तो कहीं ना कहीं ये बहेगा भी, या तो ये भू सतह के अंदर चला जाएगा तो ये भूगर्भिक जल बन जाएगा, और यदि ये भूगर्भ के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स कि अब ये नदियों के सहारे जाएगा और नदी जिस स्थान पर प्रवाहित होगी वहां पर यह अपर्दन क्रिया करेगी, और यदि अपर्दन क्रिया के द्वारा इसने अवसादों का निर्माण किया है तो उस अवसाद को कहीं ना कहीं ये जमाएगी भी, तो यहां पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। और तलछटी का मतलब यहां पर आप सेडिमेंट ही लेकर चलें, लैटिन भाषा का ये शब्द है, एक्चुअल में ये सेडिमेंट्रिया हुआ करता था, फिर बाद में इसको सेडिमेंट कर दिया गया। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम द्वारा बनती हैं, बिल्कुल सही है। तलछटी चट्टानों की, क्योंकि यदि हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम नहीं होगा, नदियां वहां से प्रवाहित नहीं हो रही होंगी, तो तलछटी चट्टानें बनेंगी कैसे? यदि बालू है तो यदि हवा है तो हवा ये महीन कणों को अपने साथ उड़ा ले जाएगी, पर उससे भी तलछटी चट्टानों का निर्माण नहीं होगा, और होगा तो बहुत लंबी प्रोसीजर के कारण होगा। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षयन शामिल है। बिल्कुल सही है कि पानी जिस स्थान पर बह रहा है वहां चट्टान होगी जब ही अपर्दन करेगा। भाई तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पानी बह रहा है। पानी यूं नहीं करेगा भाई कि मैं केवल और केवल कंकड़ पत्थर को लेकर बहूंगा, वहां पर यदि किसी जीव की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, वो भी अवसाद के रूप में बहेगी, अवसाद सेडिमेंट के रूप में बहेगी। ठीक है, तो डेल्टाई क्षेत्र में इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है कि डेल्टाई क्षेत्र में सभी प्रकार के जीवाश्म आपको विद्यमान दिखेंगे, सभी प्रकार के आपको लेयर्स दिखेंगी चट्टानों की। कारण क्या है कि ये तलछटी चट्टानें हैं। तलछटी चट्टानों में लेयर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तलछटी चट्टानें आमतौर पर परतों, ये लो मैंने अभी बोला था कि ये लेयर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, परतों के रूप में होती हैं, बिल्कुल सही है। तो यदि कौन से कथन सही है की बात हो रही है तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन इसमें सही माने जाएंगे। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन की प्रक्रियाओं के सही क्रम की पहचान करिए। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, असफाल अपर्दन ये पहला है भाई, ठीक है, सेकंड पर परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि असफाल अपर्दन से आपको ऐसे समझ लेना है कि असफाल अपर्दन से ही अपर्दन की प्रक्रिया शामिल होती है। जो सबसे ऊपर जहां पर आप खड़े हुए हैं वो जो परत है ना, यहां पर मृदा होती है। जब वर्षा की बूंदें इस पर गिरती हैं तो ये वर्षा की बूंदें इस मिट्टी का छोटे छोटे भागों में अपर्दन करती हैं। तो सबसे पहले मृदा का अपर्दन होता है, इसको हम असफाल अपर्दन के नाम से जानते हैं, यानी कि बारिश बूंदों के रूप में जिसका अपर्दन किया जाए। अंत में अवनालिका अपर्दन मिलता है जो कि बहुत बड़ा होता है। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि अवनालिका अपर्दन लास्ट में कहां पर है और असफाल अपर्दन कहां पर है। ये अपर्दन के प्रमुख प्रकार होते हैं। एक और बात कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज्योग्राफी के जीके प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है उसका मिलाजुला स्वरूप है। कारण यह है कि असफाल अपर्दन अक्सर जीके जीएस की क्लास में छोड़ दिया जाता है या फिर ये सिलेबस में ही नहीं होता, ये ऑप्शनल में पार्ट बनता है। ठीक है, तो जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उनसे ये क्वेश्चन इजीली बन गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि भाई इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मेरे टेलीग्राम हैंडल से यानी कि अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से। यदि यहां तक आए हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और डेडिकेशन के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि बीच में वीडियो छोड़ दिया हो जिन्होंने, मैं उनका नहीं कह सकता, परंतु हाँ यदि आप यहां तक आए हैं तो आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार और अपने आधार पर इसका रिवीजन जरूर करिएगा। और साथ ही यदि आप इन बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो AKV लाइव कोड का यूज करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अच्छे सेशन के साथ। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।